सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज लाइव प्रोसेस का सबसे लास्ट लेक्चर है, यानी एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी टॉपिक एकदम फुद्दू है। फुद्दू का मतलब समझते हैं? अरे यार, एकदम इजी है। इसको मैं एकदम बारीकी से समझाऊंगा, आपको यहीं पर सारा याद हो जाएगा, उस पर मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन होता क्या है। तो यार नाम से पता लगता है एक्सक्रीशन यानी बाहर करने की क्रिया को ही हम एक्सक्रीशन करते हैं। तो देखिए, अब बाहर तो किसी को बाहर थोड़ा कर देंगे, मान लीजिए खून तो खून को बाहर कर देंगे, नहीं। अपशिष्ट पदार्थों को, जितना भी बेकार का पदार्थ होता है हमारे शरीर में या दूसरे जीवों के शरीर में, उन सभी को बाहर जब किया जाता है, इस बाहर करने की क्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए, उत्सर्जन तो आप समझ गए, यानी एक्सक्रीशन क्या होता है समझ गए। और उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटोरी ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटोरी ऑर्गन कहते हैं। तो अभी कितने होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, त्वचा यानी स्किन, दूसरा फेफड़े यानी लंग्स, तीसरा यकृत यानी लीवर, और चौथा ब्रिक यानी किडनी होता है। उसे उर्दू में गुर्दा कहते हैं और लैटिन भाषा में भी रिन कहते हैं। तो उतना जानने की जरूरत नहीं आपको। तो इसको समझाने से पहले आप यह जान लीजिए यह क्या होता है। ठीक है, तो उत्सर्जित पदार्थों को त्याग करने के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम यूरियोटेरिक, एमिनोटेरिक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं यूरियोटेरिक क्या होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूरियो, यानी जो भी जीव अपना उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के रूप में त्याग करते हैं उन्हें हम यूरिकोटेरिक के अंतर्गत रखते हैं। और जो भी जीव अपना जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको यूरिक अम्ल के रूप में त्याग करते हैं उसे यूरिकोटेरिक कहते हैं। और जो भी जीव अपना जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको अमोनिया के रूप में त्याग करते हैं, एमिनो यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको याद रखिए। एमिनो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया के रूप में त्याग करते हैं, उन्हें हम एमिनोटेरिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर स्तनधारी हो गया, यूरियोटेरिक के अंतर्गत कौन आ गया, स्तनधारी। यूरिकोटेरिक के अंतर्गत सरीसृप, एमिनोटेरिक के अंतर्गत कुछ मछली और प्रोटोजोआ। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आया तो स्तनधारी क्या होता है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भाई मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्तनधारी क्या होता है, स्तनधारी का इंग्लिश होता है मैमल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो भी जीव अपने बच्चों का पालन पोषण अपने दूध को पिलाकर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी पशु है, ठीक है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण किससे करते हैं, अपने दूध को पिलाकर करते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं, यानी उसके पास स्तन होता है। ठीक है, अब देखिए सरीसृप क्या होता है। देखिए सरीसृप यानी सिर पर चलने वाले को सरीसृप कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। तो सरीसृप क्या होता है, तो जो भी जीव रेंग कर चलने वाले जीवों को हम रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे सांप हो गया, केचुआ हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, क्या उसके बाद क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया। मतलब इन सभी जीवों को हम सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं। ये सभी अपना उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल के रूप में त्याग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अभी कुछ मछली और प्रोटोजोआ होता है, उस किसके रूप में त्याग करता है, अमोनिया के रूप में, इसलिए इसको क्या किसका अंतर्गत रखते हैं, एमिनोटेरिक के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इन चारों जो उत्सर्जी अंग है इसको एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्वचा, पहला क्या है, त्वचा। त्वचा क्या करता है, त्वचा में एक श्वेत ग्रंथि नाम का एक ग्रंथि पाया जाता है, जो क्या करता है, जो पसीना के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसमें का जो श्वेत ग्रंथि बोले हैं उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर पूछे तो मुंह नहीं बना है। अब उसके बाद है फेफड़ा यानी लंग्स क्या होता है। तो लंग्स क्या करता है, शरीर में जितना भी CO2 होता है उन सभी CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का कार्य कौन करता है, लंग्स के माध्यम से ही होता है सब कार्य। तो लंग्स भी क्या हो गया, उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटोरी ऑर्गन हो गया। अब तीसरा है यकृत। अब यकृत क्या करता है, तो यकृत क्या करता है, शरीर में जितना भी विषैला पदार्थ होता है उन सभी को यूरिक अम्ल या यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इसको भेज देता है किसके पास, ब्रिक यानी किडनी के पास भेज देता है, जिससे किडनी में जो प्रोसेसिंग होता है उसके माध्यम से सारा मलमूत्र के रूप में त्याग कर दिया जाता है। तो अब किडनी के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, इस जो चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, किडनी यानी ब्रिक है। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले इस फिगर को जान लेते हैं, इसका नाम जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नली टाइप का, 2 नली टाइप का स्ट्रक्चर है, उसे क्या करते हैं, इधर वाले को ब्रिक सिरा कहते हैं, इधर वाले को ब्रिक धमनी कहते हैं। ठीक है, धमनी सिरा मैंने पहले भी बता दिया, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो है सेम टाइप का स्ट्रक्चर, सेम के बीच देखिए उसी टाइप का होता है क्या, ब्रिक यानी किडनी होता है।
तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, यानी कितना 2 किडनी पाया जाता है। तो आगे पास किडनी हो गया। इसके ऊपर आपको थायराइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो एड्रिनल ग्रंथि, इसके बारे में आप जाकर पढ़ लीजिएगा और मैं यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दूँ तो हो गया, आपको नाम मिल जाएगा। तो अब देखिए ब्रिक से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 नली टाइप के स्ट्रक्चर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहते हैं। इसी के माध्यम से यहाँ पर जो मूत्र बनता है, उसी के माध्यम से मूत्राशय यानी क्या है? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में आता है, मूत्राशय में जमा हो जाता है मूत्र, और मूत्र मार्ग से यानी यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाता है। तो आप इसका प्रोसेसिंग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मनुष्य में 2 ब्रिक पाए जाते हैं। इसका ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो परत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद वेट देखते हैं, इसका वेट कितना होता है, यानी इसका वजन कितना होता है। इसका वजन लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। अब देखिए ब्रिक का जो वर्किंग यूनिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यानी सारा का सारा प्रोसेसिंग यहीं पर होता है। डायलिसिस जितना भी प्रोसेसिंग होता है इसमें, वो यहीं पर नेफ्रॉन में होता है। जैसे फेफड़ा में क्या होता था? एल्ब्यूलस में होता है, उसी तरह नेफ्रॉन में ही सारा का सारा प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद किडनी का कार्य क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने दिखा दिया, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी मेन जो काम होता है वो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को छांटने की कार्य होता है, और जो अवांछनीय पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उसको उसमें पानी मिला देता है। किडनी क्या करता है? पानी मिलाकर और मूत्र के रूप में त्याग दिया जाता है मूत्र मार्ग से। अब देखिए लास्ट में मैं आप लोग बता दे रहा हूँ नेफ्रॉन क्या होता है। तो जो ब्रिक का वर्किंग यूनिट होता है, यानी जो सबसे मेन जो यूनिट होता है, जहाँ पर सब काम होता है, वही क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संख्या अगर पूरे एग्जाम में तो कितना होता है? 10 से 12 लाख होता है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेफ्रॉन का फिगर बना दिया है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो प्याले जैसा मतलब ऐसे थाली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट या कैप्सूल भी कहते हैं उसे, बोमन कैप्सूल भी। यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है गुच्छा टाइप का, उसे क्या कहते हैं? केसिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस कहते हैं। केसिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या है? ब्रिक सीरा। इधर वाला क्या है? ब्रिक धमनी है। इसी के माध्यम से ब्लड इसमें आता है, और ब्लड इसमें आता है तो यहाँ पर क्या आता है? मतलब रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर खूब ज़्यादा रहता है। इसमें जितना भी कचरा रहता है वो छाना जाता है, और जो शुद्ध ब्लड होता है वो क्या करता है? इसी ब्रिक धमनी के माध्यम से पूरा भेज दिया जाता है शरीर में, और जो कचरा रहता है सब नीचे आकर अवशोषित हो जाता है। और ये नीचे आकर ऐसे ऐसे पोछुआ टाइप में आता है, संग्राहक नलिका रहता है। इसी संग्राहक नलिका के माध्यम से आ जाता है, और उसमें क्या होता है? पानी मिलाकर और मूत्र बनाकर सब रगड़ दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेसिंग होता है नेफ्रॉन का। आपको मैंने पूरा डिटेल में दिखा दिया, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायलिसिस क्या होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण ही है, मतलब रक्त को क्लीन करने का जो काम होता है यहाँ पर, उसी प्रोसेस को हम डायलिसिस यानी अपोहन कहते हैं। तो यहीं पे होता है आपका लाइफ प्रोसेस का डी एंड। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।